सर, आप धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं और धार्मिक कार्यों में भी हमेशा ही संलग्न रहते हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहली कॉलोनी तो हमने मीनाक्षीपुरम बनाई थी, मात्र 100 रुपए गज, और अप्रूव्ड कॉलोनी MDS है। सर, आप धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं। मुझे पता नहीं, बचपन से ही बाबा भोलेनाथ में बहुत आस्था हुई। अलेक्जेंडर क्लब का उपाध्यक्ष इसी साल बने हैं। जी। तो हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है। वहाँ में श्रीनगर में CRPF वालों ने बहुत हमारी हेल्प करी, अपने कैंप में हमें ठहराया। जैन में ये माना जाता था कि हमने लड़की अगर दूसरे उसमें दे दी तो हमारा एक मंदिर ढह गया। बस भी ऐसी थी और बिल्कुल छोटा रास्ता था, बस खराब हो गई रात के 1-1:30 बजे की बात। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक भयावह जंगल। सामने वाला हमें नुकसान दे रहा, दो सच बोल के दो ना। बिल्कुल मैम, चेस में भी ऐसा लगता है राजा को बचाने के लिए सबसे आगे रानी होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन जेम्स बाय एनवी, पावर्ड बाय संजीव कुमार। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वो मिलती है लगातार की गई मेहनत से, संघर्षों से जूझने से और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और संस्कारों की मिसाल पेश की है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने फादर के होलसेल बिजनेस से की, लेकिन अपने विजन और रिस्क लेने के दम पर इन्होंने कदम रखा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में, जहां इन्होंने अपनी ईमानदारी और क्वालिटी के दम पर अब सबका विश्वास जीता और बन गए मेरिट के नंबर 1 बिल्डर्स। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल्स और इनकी सक्सेस के बारे में। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या रियल एस्टेट की छोटी छोटी बारीकियों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। सर, हम जानना चाहेंगे सर आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में हमें हमारे दादा दादी तो हमें मिले नहीं जी। वो हमारे जन्म से पहले ही जा चुके थे। मम्मी पापा का बहुत प्यार मिला और कुछ पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। जैसे कह देते ना वो तख्ती कलम दवात, जी जी जी। तो वो तख्ती लेके बचपन में जाना छोटे स्कूलों में, जब तो वो स्कूल होते थे उन्हीं में पढ़ते थे। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। एक शहर में एक स्कूल होता है बजाजा स्कूल बोलते थे, बजाजा हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें पढ़ते थे। फिर DN कॉलेज में भी पढ़े कुछ साल जी। और फिर मेरठ कॉलेज में धीरे धीरे बड़े हो गए। ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन वहाँ से, इंटर DN कॉलेज से और फिर ग्रेजुएशन करी मेरठ कॉलेज से। अच्छा, ग्रेजुएशन की मेरठ कॉलेज से। जी सर, आपके फादर का क्या बिजनेस था? हमारे फादर का किराने का बिजनेस था। किराना स्टोर होते हैं ना, जी, उस टाइप का उनका बिजनेस, लेकिन होलसेल का अच्छा बिजनेस था जी। और हमारे ताऊ जी की फैमिली थी, साथ था शहर सर्राफा बाजार में जी। तब हम थोड़े बड़े हुए, उनसे सेपरेट हुए। फिर हमने अपना किराने का बिजनेस अलग शुरू करा, सेपरेट, शहर कबाड़ी बाजार में। और हम 2 भाई हैं, 3 हमारे बहनें थी। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर उसे इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया कि शहर के अंदर एक दिन नाम कर दिया किराने की सेल में। जी। टक्कर का काम था, मतलब होलसेल में लाना, होलसेल में बेचना, बहुत जबरदस्त काम था। साथ के गुडविल अच्छी थी, साथ के कस्बों से लोग आते थे, जो दुकानदार होते हैं ना कस्बों में, वो सामान ले लेके जाते थे थोक में। इतनी दूर से लोग आते थे कि हमें इसी शॉप से सामान। तो सर, आप बचपन से ही बिजनेस से जुड़े रहे? शुरू से ही। शुरू में जब छोटे थे तो पिताजी दुकान पे बुला लेते, स्कूल से जैसे ही आए तो उनका दुकान पे आ जाना। किस टाइम आए? 2 बजे, तो 3 बजे तक मुझे दुकान पे चाहिए आप। दुकान पहुंच जाते। तो शुरू से ही वही नेचर बन गई। किराने की दुकान से रियल एस्टेट बिजनेस तक, तो सर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हम कुछ ऐसे लोग संपर्क में आए हमारे, जो उस समय प्लॉट खरीदवाते थे और बिकवाते थे। तो हमने उनसे प्लॉट ले लिए, 4 प्लॉट ले लिए, 2 प्लॉट ले लिए। कुछ शुरू में तो ऐसा करा, कुछ एडवांस मनी दे दी। तो 4 प्लॉट लिए, उसमें 2 तो हाथों हाथ कुछ टाइम में बिक गए, कुछ प्रॉफिट मिल गया। 2 हमने रख लिए, वो बाद में बेच दिए। तो ऐसे करते धीरे धीरे उस पर रुझान बढ़ता चला गया, प्रॉपर्टी की तरफ। जी।
उसमें ज्यादा प्रॉफिट लगा हमें, तो उसकी तरफ को हम बढ़ते चले गए। रुझान उधर हो गया, ये चीज कम हो गई। कम होती पहले जैसे हमारे बड़े भैया थे आनंद प्रकाश अग्रवाल, तो उन्हें हमने उस काम में निकाला कि मैं दुकान संभाल रहा हूँ और तुम इस काम में आगे बढ़ो। राजराजेश्वर, ये सम्राट पैलेस जी जो बना है, ये सम्राट पैलेस कॉलोनी बनाई शुरू में हमने जी। गढ़ रोड पे। सबसे पहली कॉलोनी तो हमने मीनाक्षीपुरम बनाई थी, मात्र 100 रुपए गज प्लॉट बेचे थे। ये कौन से सन की बात है? ये आएगी 82 के करीब, 83 ओनली 100 रुपए स्क्वायर यार्ड्स, और अप्रूव्ड कॉलोनी एमडीए से। उस समय टाइम कोई नहीं काटता था अप्रूव्ड कॉलोनी, वो हमने आपसी प्लानिंग से बातचीत करके अप्रूव्ड कराई एमडीए से, मेरठ के खास प्राधिकरण से, उसे हमने बेची और हमारी वो सब बिक गई धड़ाधड़। कुल मात्र 1000 रुपया प्लॉट पे एडवांस लेते थे उस समय बुकिंग पे। सर, जब आपका पहला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, वो फीलिंग कैसी थी? उस फीलिंग का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, कितनी खुशी थी उस समय। और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे थे, तो एक डर रहता था हमें कि कहीं रुकावट ना आ जाए, कहीं फेल ना आ जाए, या कोई हमें फेल करने की कोशिश ना कर ले। क्योंकि उस समय उस प्रोजेक्ट में ये स्थिति थी कि एमडीए से अप्रूव कराकर कभी किसी ने कोई यहाँ बेचा ही नहीं था। पहला प्रोजेक्ट हम ही लाए थे वो, और प्लॉटिंग करके हमने उसमें डेवलप करके प्लॉट काटे थे और बेचे थे। कंस्ट्रक्शन का काम उस प्रोजेक्ट में हमने नहीं करा शुरू। कुछ मुसीबतों का या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस वक्त? हाँ, कुछ विरोधियों का भी सामना करना पड़ा। जो लोग अनअप्रूव्ड काटते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये सफल हो में, तो उनको भी हमने फेस करा। लेकिन फिर भी भगवान ने हमारा साथ दिया, लक हमारा साथ चला, तुम कामयाब होते चले गए। रियल एस्टेट में लोगों का भरोसा जीतना और सर मुश्किलों का सामना करना, शुरुआती दौर में सर कितना मुश्किल होता है? शुरुआती दौर में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उस समय एक तो टाइम बहुत सस्ते का था, मंदा था, और हमारी किराने के काम से शहर के अंदर गुडविल भी थी, तो लोग हमें काफ़ी जानते थे, तो उस हिसाब से विश्वास करते थे और हमसे प्लॉट खरीदते भी थे, एडवांस भी देते थे, सब चीज़ करते थे। तो धीरे धीरे वो विश्वास जमता चला गया लोगों। सर, रोज़मर्रा के सामान बेचने से लेकर इमारतें खड़ी करने तक सर जब आप अपनी बनाई हुई कॉलोनीज को देखते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को देखते हैं, सर कैसा लगता है? सपना पूरा हुआ सर? सर ये सपना था कभी? हाँ, धीरे धीरे सपना बनता चला गया ये जी। शुरू में तो हमें था कि पता नहीं कैसे कामयाब होंगे, क्या होगा। फिर धीरे धीरे कामयाबी मिली तो आगे का और सपना बढ़ता चला गया। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, उसके बाद हमने कॉलोनी काटी सम्राट पैलेस गढ़ रोड पे, मात्र 300 रुपए गज में हमने वो कॉलोनी बेची थी। आज हमें बड़ी खुशी होती है जब हम लाख रुपए का रेट सुनते हैं। जाते हैं, देखते हैं, तो हमारा मन गदगद होता है कि हमने बेचे थे। तो हमारे कुछ लोग पुराने मिल जाते हैं जिन्होंने प्लॉट हमसे लिए थे, तो उन्हें देखते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो वो भी बहुत कहते हैं जी आपसे लिया था, देखो हमने जब ये, तो हमारा भी मन खुश होता है उसमें। सर, अगर आपको कोई 2 बातें बतानी हो जिन्होंने आपको एक जनरल स्टोर से एक सफल बिल्डर बनाया। उसमें एक बात तो सब में पहले ये है कि एक सज्जन थे जो अनऑथराइज कॉलोनी काटते थे जी। तो उन्होंने हमें उसमें पार्टनर बनाया। पार्टनर बनाने के बाद, हमारे पैसे लगवाने के बाद, उन्होंने हमें अदर में छोड़ दिया, मतलब झटका दे दिया, उसे कामयाब नहीं करा उस चीज को उनने। तो हमारे मन में एक उत्तेजना जागी कि यार इस आदमी ने हमारे साथ ऐसा करा है, तो हम खुद कामयाब होकर दिखाएंगे। तो फिर हमने खुद अपना प्रोजेक्ट संभाला और उसमें सफलता पाई। इसी से प्रेरणा मिली, इससे हमें प्रेरणा मिली कि मेहनत और लगन से सब चीज हो जाती है। सर, इस सब में सबसे जरूरी सवाल मैं पूछना भूल गई, सर आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी भी खैर बहुत एक मैं ये बताऊं, मेरी पसंद की शादी है जी। हाँ, 85 में हमारी शादी हुई जी। और ये ऐसे हमारे जीवन में आई कि हम तरक्की पे तरक्की करते चले गए, एक साथ लक्ष्मी हमारे घर में आ गई। उन्होंने एक शादी में ही मुझको देखा था जी जी, फिर पसंद किया, फिर इन्होंने प्रपोजल भेजा कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है। सीधा घर पे भेज दिया मैम? पहले तो अड़ोसी पड़ोसी सब फ्रेंड्स होती थी जी। तो किसी के भी उससे, एक हमारी सिस्टर की फ्रेंड थी, उसके यहाँ शादी थी, हम लोग ना नेबर टाइप से थे। इनका घर जैसे दूसरी गली में थे, हमारा दूसरी गली में था, पता रहता कि भाई ये इस गली में ये वाली लड़की है, इनकी बेटी है जी। तो इन्होंने भेजा कि नहीं मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे शादी। फिर उसमें एक अड़चन भी आई थोड़ी सी जी। हमारी मैडम जैन है, जैन फैमिली का, उसका तो उस समय ये मानते थे कि
जैन में ये माना जाता था कि हमने लड़की अगर दूसरे उसमें दे दी तो हमारा एक मंदिर ढह गया। तो वो उनकी पूर्ति करने में, उन्हें समझाने में 2 साल हमें लग गए। सर ये तो बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है, हमें मिल गई। अच्छा, पहले फोन वोन कुछ भी नहीं होते थे, बहुत ऐसे टाइम लगा भाई उसमें। हम लोग मिलते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि पसंद है कि भाई इनको, ये कि भाई फिर मुझे इस लड़की से इनके घर वालों ने बहुत टाइम लगाया, इंक्वायरी करी, सब चीज देखा, फिर उन्हें लगा कि लड़का भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, चलो कर देनी चाहिए, तब वो मामला जी। तो सर आपको मैम पसंद थी, मैम आपने अपनी पसंद कैसे जाहिर की? वो इनकी जो सिस्टर थी ना, एक्चुअली भाई नेबर थे, तो भाई वही फ्रेंड हो जाते हैं, घर में आना जाना था ही जी। भाई, ये ऐसे हाँ। तो बस फिर पसंद हुई। पसंद करा मैंने, इनका पसंद भैया अपनी है, जाहिर कर दी। हाँ, इनकी जो छोटी सिस्टर है उनका नाम सविता है, कि भाई ये सविता के भैया है, ऐसे होता है ना कि भाई उनके भैया अच्छा है। तो मैम अब आप इन सर को कुछ और नाम से बुलाती हैं? अभी सविता नहीं, अब के तो भैया दीदी है, वो नंद दीदी। और ये हमारी तीनों बहनों की सबसे अच्छी भाभी है ये। वो मतलब बहुत प्यार करती हैं, हम लोग एज ए सिस्टर ही रहते हैं, कभी ये नहीं उनको भी नहीं। अभी जैसे मदर इन लोग की अभी डेथ 2 साल ही हुई है, तो मेरे को मतलब खुद ऐसा लगने लगा जिम्मेदारी जैसे ना मैं उनकी माँ हूँ, अब मुझे ऐसा फील होता है। अब वो भी कहती हैं कि तुम ना ऐसे ध्यान रखने लगी जैसे कि हमारी माँ तुम ही हो गई हो। प्यार तो था ही पहले से, हम नंद भाभी ही नहीं, बहने बहने रहते थे, बट अब बहुत ज्यादा हो गया हम सासू माँ के जाने के ये बाद। तो बहुत अच्छी ज्यादा बात है मतलब मैम। उनसे। आज आपके पास बहुएं, पोती पोते, एक खुशहाल परिवार है, और आपका बिजनेस जो हर वक्त तनाव 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 में आपको रखता होगा, हम कहेंगे। तो सर हाँ। ऐसे वक्त में आप प्यार, परिवार में प्यार और मिठास कैसे बनाए रखते हैं? अब ऐसा है, हम अपने बिजनेस से फ्री होकर शाम को जब घर आते हैं तो पहले हमारा एक नियम था, हम यार दोस्तों में बैठते थे, उठते थे, जाते थे। अब जब से बच्चों की शादियां हो गई, पोते पोती हो गए, बहुएं आ गई, तो शाम को जब हम अपना टाइम उनमें स्पेयर करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, और वो दिन का तनाव और वो सब बच्चों में, बहुओं में सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। उनके 2 बेटे जब वो आके बड़े प्यार से खिलवाते हैं, बात करते हैं, बच्चे खेलते हैं, होता आएगा बाबा तेरा देना 1000 शॉपिंग पे जाना, तो एक मन को खुशी सी मिलती है। ये सच्चाई है, इनको ये रहता है कि मैं साथ रहूं। मुझे ये मैके में भी ना कभी रहने नहीं भेजा, कह रहे मेरे को तो ऐसा लगता है अकेले नहीं कहीं भी जाते हैं कि तुम ही साथ में जाऊंगी, कि एक मुझे पता नहीं हौसला रहता है, होता होगा भैया, हो सकता है कि वाइफ एक हौसला बुलंद रहती होगी हस्बैंड के लिए। मैम आप पसंद है। नहीं होता है कभी कभी, जैसे अकेले ने जाना भी पड़ा ना, तो कह रहे मैं चला गया पर मन नहीं लगा, फिर कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। आप अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने पोते पोती देवतों को सर अपनी क्या राय देकर जाना चाहेंगे? तो हम बच्चों को ये समझाते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई में कभी पीछे मत रहना, और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, फिर मेहनत से अपने बिजनेस में लगो, तो हमेशा तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी। हमने पढ़ाई तो कम करी, सफलता जीवन में, बिजनेस में काफ़ी पाई, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो यही शिक्षा हम उन्हें देते हैं, कहते हैं अच्छे से अच्छा पढ़ो, और जब बिजनेस में लगो तो फिर मेहनत से बिजनेस करना, तो सफलता आपके कदम चूमेगी अपने। जी सर, अगर आप आज से 20 साल 25 साल पीछे जाकर अपने यंग वर्जन को कुछ राय देना चाहें, शादी में 2 साल मत लगा जल्दी कर ले प्रोसेस। इनको तो यही रहता है कि जल्दी शादी हो, शादी- जल्दी बच्चे हो, सेटल्ड हो, मतलब पर बहुत लेट नहीं होना चाहिए कुछ भी। और सबसे खास बात उसमें यह है, जब बच्चे जल्दी होंगे तो उसका सुख हमें भी तो मिलेगा। जी कि और- अभी भाई अब पोते पोती की शादी का नंबर आएगा, जल्दी हुए होंगे तो जल्दी शादी हो जाएगी, अब देर से होंगे तो हम शादी कहाँ देख पाएंगे, क्या पता है। जी तो इसलिए मन ये रहता है शादी टाइम से जल्दी करनी चाहिए, हिसाब से, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। पहले 21 साल बहुत अच्छी एज थी, मतलब लड़कियों के लिए 21-22 साल, लड़कों के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा 24 का बच्चा हो गया तो बहुत बड़ा मानते थे। 22 साल का लड़का मतलब सफिशिएंट, मतलब अच्छा लगता था। जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, तो सब सेटल्ड भी हो गए, फिर जल्दी वो बच्चों की उन्होंने भी शादी की, तो हम भी दादी दादा जल्दी वो सुख पाए। हम जी से जब इस नए बहुत मकान लोगों में को आए देख पाए। तो सब में पहले मैंने बिटिया से की, बेटा मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, मुझे शादी करनी है। तो उसका नहीं, पापा भी तो रहंदा भी तो इस मकान में आए, पर मैंने अपना काम जारी रखा
और साल 1.5 साल में 20वें साल में इसकी शादी हुई। हाँ तो कर दिया। आज बहुत बढ़िया परिवार है, हाँ, बहुत हमारे अच्छा दामाद परिवार बहुत परिवार अच्छा मिला है तो और ये बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी, कोई गॉड दिक्कत गिफ्ट ही है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है। नहीं। भाई एक बात उन्होंने मुझसे कही कि पापा मैं ना दूर नहीं जाना चाहती, मुझे अपने पास रखना। उनका पास का मतलब मेरठ ही रखूं या दिल्ली गाजियाबाद, बोले ना मेरठ में रख लो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, कि लोकली तो वो उसकी मनसा पूरी हो गई, मेरठ में लोकल में। मतलब बहुत अच्छा परिवार, और हमें भी मतलब सोच से परे मिल गया हमें। दामाद बहुत अच्छे हैं और उसके मम्मी पापा जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें हम उसका नसीब भी और अपना नसीब भी मानते हैं। उसके अच्छा। मतलब बड़े ब्रदर हैं तो जेठ जिठानी, वो भी सब मतलब परिवार बहुत अच्छा मिला है। ऐसी दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं। सर आप धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं और धार्मिक कार्यों में भी हमेशा ही संलग्न रहते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे शुरू से शौक है मंदिरों में जाने का, आने का, संस्थाओं में जुड़े रहने का, उसमें बढ़ के काम करने का। अब जैसे यहाँ वैशाली मैदान में रामलीला होती है तो दशहरे के दिन जो उद्घाटन होता है, मेरे ख्याल से जब से हम इस मकान में आए हैं 2004 से 5 से, जब से शायद कोई साल छूटा हो किसी वजह से, नहीं हम ही उसके मुहूर्त उद्घाटन में रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है, वो हमारे ही द्वारा होता है, ये हम पे भगवान का प्रताप है। पहले हम लोग थापड़ना कर रहे थे तब भी उधर की तरफ के उसमें भाग लेते रहते थे। और एक ने बचपन से ही ना मंदिर का जाने का है कि मुझे देव दर्शन करने के लिए मंदिर जाना है। मैं आज भी सुबह 6 बजे मंदिर जाता हूँ। इन्हें ये नहीं याद है कि मैंने कब से शुरू किया है, अपने बचपन से ये मंदिर जाते हैं। ये काली पलटन मंदिर है ये, पहले तो मैं आज भी सुबह 6 बजे मैं जाता हूँ और 7 बजे घर आता हूँ, फिर घर की पूजा है। मतलब तो जब मंदिर किसी मंदिर में जाओगे, कुछ करोगे, बढ़ के इस साल संस्था वाले भी जोड़ लेते हैं फिर अपने आप, ये आप जुड़ो हमारे साथ, जुड़ो काम करो। फिर हम कुछ लगाते भी रहते हैं, पैसे वगैरह लगाते हैं, निकाल। अब ये जगन्नाथ जी की सवारी निकलती है सदर में, कितनी मशहूर सवारी है। जी सर। तो सवारी आपके जैसे नहीं निकली, पुलिस नहीं निकलवाई, तो वो दर्शन ही हुए नहीं, उसकी पूजा उद्घाटन सब भगवान ने गॉड गिफ्ट आशीर्वाद दे रखा कि हम ही कर लेते हैं। हमें अच्छा भी लगता है, एकदम अलग ही अनुभूति होती है उसकी जी कि हमने क्या पाया भगवान से आज ऐसा लगता है। सर आपने सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी किए हैं और चारों धामों की यात्रा भी कर चुके हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे पता नहीं, बचपन से ही बाबा भोलेनाथ में बहुत आस्था हुई, मैं उन्हीं का भक्त बना शुरू से ही। तो बस मेरे दिमाग में आगे मुझे सारे ज्योतिर्लिंग करने। लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में जाते हैं, जब जाते हैं आएगा वापस नहीं आएगा। मैंने कहा मैं अभी करके आऊँगा जिससे खुद ही पैरों चल के दर्शन करके आवे, डोली से ना जाना पड़े, अपने किसी के वो ना रहना पड़े। तो उन सब में मैंने पत्नी को भी साथ रखा कि ये अकेली कब जाएंगी, बाद में कैसे जाएंगी। तो वो सब एक एक करके सब भगवान ने पूरे करा दिए। और कुछ तो ऐसे हैं जहाँ मैं 2-2 बार 3-3 बार भी जा चुका। तो सर आपने सारे ज्योतिर्लिंग और सारी ये जो 4 धाम यात्रा ये सब पैदल की हैं आपने? लगभग पैदल भी करी है, घोड़े से भी करी है। मतलब 2 बार पैदल करी है तो फिर 1 बार घोड़े से भी कर ली। सब 5-6 बार गए, 5-6 बार हुई है। पैदल ही किया। तो मैं कहता लास्ट वाली में कभी कोई परेशानी हो गई तो हमने घोड़े पे वापसी आए, हम गए पैदल। अभी अमरनाथ जी है जैसे, तो एक बालटाल से रास्ता है जी। और एक उधर से है दूसरी तरफ जो है वो पहलगांव से। तो मैंने दोनों तरफ से करी भी है पैदल। शेषनाग एक बार कभी आपको याद हो बहुत ज्यादा आफत आई थी, लोग मरे थे। जी जी उस साल हम वहीं पर थे और हम कैसे कैसे आए, कितने हमने लोगों की जान बचाई है। वहां में श्रीनगर में सीआरपीएफ वालों ने बहुत हमारी हेल्प करी, अपने कैंप में हमें ठहराया। और फिर जैसे जैसे हमें फ्लाइट के टिकट मिलते रहे, हम 10-12 जने थे, तो हम 2-2, 3-3 जने फ्लाइट से निकल के आते रहे। गाड़ी हमारी महीने पर बाद आई। वो भी दिन हमें याद है, कैसे कैसे हम मौत के मुंह से निकल के आए। हम गोमुख भी पैदल गए। अब तो वहाँ का वो ही नहीं बनता किसी का, वो पगडंडियों से रास्ता था और वहाँ कुछ नहीं मिलता। सामने एक बर्फ का पहाड़ है, उस पहाड़ में से बर्फ गिरती रहती है, उंगली भी दी तो सुन हो गई, तो उसकी 2-4 बूंद ऐसी अपने पे छिड़क के और वहां से आ गए। लोटे में जल भरा है उसका, मतलब सबसे कठिन यात्रा गोमुख की, गंगोत्री से गोमुख। अब तो सब लोग गंगोत्री तक जाते हैं और वहां दर्शन करे और आ जाते हैं। ऐसी कैलाश मानसरोवर हम 2 बार यात्रा करके आए। सर बहुत अच्छा, ये सब तो सबके लिए सपने ही। बाबा ने मेरे सब काम पूरे कराए। कैलाश मानसरोवर से आगे पोखरा मुक्तिनाथ भी हुआ, मुक्तिनाथ धाम है, वो भी बहुत डिफिकल्ट। हमें मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा उसके लिए भी जाने में। जैसे फ्लाइट है, छोटी फ्लाइट होती है, मौसम खराब है,
वो चले गए हम, फिर लौटते वक्त तो बस भी ऐसी थी और बिल्कुल छोटा रास्ता था, जी। बस खराब हो गई रात के 1-1:30 बजे की बात। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक भयावह जंगल, और उसमें फिर हमने एक खटारा सी जीप मिली और वो ऐसी चल रही है जैसे क्या, मतलब आज उसकी लाइट खराब हो गई आगे की, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, मतलब उसकी लाइट खराब हो गई, उसकी लाइट खराब अंधेरे में, और वो खटर खटर ऐसे चल रही, मतलब उस दिन मतलब लग रहा था सामने की भगवान ने कहाँ भेजा है, पर भगवान की भक्ति में लीन हो गया, पता ही नहीं चला। हम रात मतलब 4 बजे होटल पहुंचे। ये सोचो कि सुबह से भूखे, फिर 4 बजे खाना खाया, आप ये सोचो, मतलब इतनी कठिन थी वो भी। मुक्तिनाथ धाम जो है नेपाल के पल्ली तरफ है, ये पोखरा में है, पोखरा से आगे जाके है, मतलब बहुत टिपिकल है ये यात्राएं, लेकिन कराएं तो अब उसकी अनुभूति भी अलग होती है जी। क्या कैलाश मानसरोवर तो एक अपने में स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग है, ऐसा लगता है हम किसी स्वर्ग में ही आ गए। इमेजिनेशन है बट अलग है। जितने लोग मैम वहां से आए हैं, जो इंसान वहां जाता है और दूसरा इंसान जो वहां से लौट कर आता है, वो एक दूसरे से भिन्न होता है। सर आप हमें बताएंगे कि उस वक्त जब आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे थे, उस वक्त आप कुछ और भी चुन सकते थे, हो सकता है आपके कुछ बचपन के ड्रीम्स हो। उसमें ऐसा था कि हमारे बड़े भाई हैं, उनके दिमाग में आई कि हमें एक्टर बनना है। अच्छा। वो बम्बई चले गए, तो वो 1-2 साल अपने खराब करके वहां से आ गए। हाँ, अच्छा, देखो वो लाइफ तो स्ट्रगल अलग ही है। अच्छा, हम पढ़ के कोई इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। हमारे पिताजी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। जी। मैंने बायोलॉजी भी ली, इंटर तक मैंने बायोलॉजी करी, लेकिन उसके बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति घर की ऐसी हो गई कि मुझे बिजनेस में बैठना पड़ा पूरी तरीके से, तो वो पढ़ाई अधूरी रह गई। तो फिर ये बस प्रॉपर्टी का बिजनेस पकड़ते चले गए और इसमें कामयाबी मिल गई। सर अच्छा हुआ आपने, भगवान को यही मंजूर था, भगवान को डॉक्टर होते 24। आजकल एक डिबेट ट्रेंडिंग में रहती है कि आप रेंट करें या बाय करें। नए लोग 21-22 साल की एज में आते हैं, उनके पास ये सवाल बहुत है कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदो या रेंट पे लेके मस्त जिंदगी जियो और यात्रा और जहां आपको जाना है जाओ। देखो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदो, उसे रेंट पे देके उस रेंट से घूमने जाओ। हाँ। अगर आप पे रहने की जगह है, फिर आप एक एक्स्ट्रा फ्लैट खरीदो, उसे रेंट पे दो, उस पैसे को अपने ऊपर उस तरह से खर्च करो। अगर आपने रेंट पे रहने लगे, पैसे घर खरीदने के बचाए उसे खर्च कर लिया, तो ना तो आपका घर बन पाया, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता है, उसमें खर्चा जान लगेगा, फिर बच्चों के ब्याह शादी का नंबर आ गया, तो वो सब वो होता चला जाएगा और बाद में वो अरेंज नहीं हो पाता। इसलिए खुद ही अपना मकान खरीदना चाहिए और जब आगे बढ़ना चाहिए। आज की जो न्यू बायर्स हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रही हैं सर, तो उन्हें कुछ भी खरीदते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये देखना चाहिए कि हम किस बिल्डर से खरीद रहे हैं, उस बिल्डर की साख क्या है, पैसा डूबेगा तो नहीं हमारा, और पेपर भी चेक करने चाहिए, वकील के थ्रू चेक करा लेने चाहिए, पेमेंट हिसाब से सोच के देनी चाहिए, जो फर्स्ट का पेमेंट है वो देते रहो चेक से, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। आजकल तो बच्चे वैसे होशियार हो गए, सब गूगल पे देख लें, उस पर पढ़ लेते हैं नेट पे। इसमें एक बात और कहूँगा मैंने देखा है जो शुरू से सर्विस क्लास में है, तो उनमें वो टेंडेंसी ज़्यादा है, घूमो फिरो ज़्यादा है, ये करो वो करो। जो बिजनेस में से निकल के आएंगे, मतलब फैमिली जिनकी बिजनेस में है, वो जो बच्चे निकल के आएंगे वो प्रॉपर्टी ही खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। सर आज की तारीख में प्रॉपर्टी लेने की सही उम्र या सही समय ऐसा कुछ होता है सर? उम्र तो कुछ नहीं होती, सही है तो जब अपनी व्यवस्था है पैसे की तो उसी समय ले लेनी चाहिए, बस उसे पैसे को इधर उधर नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ सामान खरीद के ही रख लेना चाहिए। जी सर, आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को कि सर उन्हें फ्लैट लेने चाहिए या लैंड? जो कंजेस्टेड क्षेत्र हैं वहाँ तो फ्लैट ही मिलेंगे, क्योंकि अगर प्लॉट लेके मकान बनाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इतनी गुंजाइश नहीं होती। और जहाँ जमीन उपलब्ध है तो वहाँ अपना प्लॉट ही लेके मकान बनाना चाहिए जी, क्योंकि उससे क्या होता है, जमीन भी अपनी होगी, छत भी अपनी होगी। फ्लैट में तो कुछ भी अब गुड़गांव दिल्ली ऐसी जगह है, यहाँ तो मजबूरी है, वहाँ फ्लैट में ही रहना पड़ेगा।
सर अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए? स्टॉक, मतलब आप क्या राय देना चाहेंगे सर हमारी यंग जनरेशन को, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट में? देखो आज के टाइम के हिसाब से तो रियल एस्टेट में भी लगाओ और थोड़ा थोड़ा उनमें भी लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी, स्टॉक मार्केट में भी, जी। मार्केट में भी। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब सर्च कर लेते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो वहाँ भी लगाना चाहिए, सभी जगह लगाना चाहिए। सर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सर एक समय था जब लोग किसी समझदार इंसान के पास राय लेने के लिए जाया करते थे और उसकी राय की वैल्यू होती थी, लेकिन सर जो आज का समय है उसमें किसी को राय चाहिए भी नहीं होती ना, तो भी वो फोन में आती रहती है। मतलब मैं कहूँगी कि अब तो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो गई है जैसे कि हमारे घर के कोई सामान से बिखरा पड़ा होता है, कई बार सर ऐसे बिखरी पड़ी, इंसान को चाहिए भी नहीं पर उसे बार बार ही दिखे जा रही है। तो सर इसमें मैं कहूँगी बेकार की इन्फॉर्मेशन और भटकाने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय में सर आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है, हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए बहुत मैटर करती है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर कि सर रियल एस्टेट बिजनेस में सब बॉडीगार्ड्स लेकर क्यों चलते हैं साथ में? ये बिजनेस देखो कुछ तो जमीनों में कुछ झगड़े टंटे के काम भी होते हैं, कुछ तो उस लिए भी लेकर चलते हैं। एक सही मायने में तो एक स्टेटस सिंबल है ये, उससे थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है और ये लगता है कि भाई कितना बड़ा काम है, क्या है, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जैसे हम आज तक यहाँ इस काम पे पहुंच गए, हमने ना कोई बॉडीगार्ड रखा ना कोई गार्ड रखा। एक आध बार बच्चों ने रखने की कोशिश करी, रखा भी, पर पता नहीं क्यों हमें तो उल्टा ऐसा लगा कि हम अपना राज बाहर कर रहे हैं जी क्योंकि जो बॉडीगार्ड है वो हर समय साथ रहेगा, जी गाड़ी में भी रहेगा, हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो हमारी पर्सनल चीजें भी बाहर जाएंगी, तो इसलिए हमारी इच्छा तो कम रहती है। कुछ लोग अपना फ्यूचर रियल एस्टेट में बनाना चाहते हैं, नए बच्चे हैं बनाना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप या उनके दोस्त उनको रोक देते हैं कि नहीं ये अच्छा बिजनेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए और इसमें तो मर्डर्स हो जाते हैं, नाम खराब हो जाता है, तो इसमें मत जाओ, ये सेफ नहीं है। सर लेकिन जो लोग राय देते हैं मुझे लगता नहीं कि उनके पास पूरी जानकारी होती है राय देने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी नई जनरेशन? इसमें कई बातें अलग अलग हैं। बहुत से लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, अब उसमें 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, सबकी नेचर अलग अलग होती है। अब उसमें किसी प्रॉपर्टी, देखो एक चीज ऐसी तो है ही जिसमें खूब नफा है आज की तारीख में, तो अब उसमें किसी की नीयत खराब हो गई, कोई और बात हो गई, तो उसमें झगड़े का अंदेशा, मर्डर का अंदेशा इन चीज़ों में बन जाता है। लेकिन नए लोगों को अगर इस काम में आना है, किसी को तो आना चाहिए, अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आना चाहिए। 1 प्लॉट से काम करो, 2 प्लॉट से करो, फिर किसी बड़ी चीज़ से करो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, समझते रहो और उसे चलते रहो, तो ठीक है। एकदम शुरू में ही बड़े इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आप मैम की मदद से मुझे बता सकते हैं। बिजनेस में सबसे ज़रूरी मेहनत या किस्मत? दोनों ही चीज़ें हैं जी। बिजनेस का असली मंत्र रिस्क या सेफ्टी? सेफ्टी से ही चलना चाहिए, पर कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। काम का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा? तो पसंद का काम है सुबह को 5 बज कब बजेंगे मैं जागूं और मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, उसके बाद अपने काम में लग जाऊं, वो मेरा फर्स्ट है। उठते ही सीधे भगवान के मंदिर में ही जाते। सर आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी पत्नी है, जिनने शुरू से लेकर आज तक मेरा साथ दिया है, इस घर को संभाला है, इन बच्चों को संभाला है और अब मुझे भी संभाल रही है। एक पत्नी से मैंने देखा है हस्बैंड को सपोर्ट मिलती है। वो क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हस्बैंड को नहीं पता कि हम फैमिली में हमें कैसे क्या करना है, वो एक पत्नी ही समझा सकती है अपने पति को कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। तो उनको भी ये लगता है कि हाँ ये सही सलाह दे रही है जी। तो एक सलाहकार तो पति को भी चाहिए, तो वो पत्नी ही हो सकती है। बिल्कुल मैम, चेस में भी ऐसा लगता है राजा को बचाने के लिए सबसे आगे रानी ही होती है। वेरी गुड। मैम घर में सबसे ज्यादा बात किसकी मानी जाती है? आजकल तो घर में इनकी चलती है, पहले हमारी चलती थी बिजनेस टाइम में। सर बिल्डिंग का नक्शा बनाना या घर का बजट बनाना क्या ज्यादा मुश्किल है?
वो बिजनेस के हिसाब से नक्शा बनाना कठिन है, बजट में तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं होती, वो तो मेम सब संभाल लेती है। वो अगर गृहिणी अच्छी होगी तो हाँ वो सब संभाल लेती है, बजट अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर भाई गृहिणी पैसा ज्यादा फूकने वाली होगी तो नेचुरली वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उन्हें पता रहता है हमें क्या खर्च करना है, कैसे भाई करना है। पति को देखते हुए अगर वो अपना खर्च उस सुचारू रूप से चलाएगी तो सही रहेगा, नहीं तो झगड़े होने ही होने हैं फिर। जी जी। सर अगर आज आप बिल्डर ना होते तो क्या होते? बस हमारा तो पुश्तैनी काम किराने का था, जी। तो शायद वो ही चला रहे होते। सर काम के मामले में आपको गुस्सा किस बात पर सबसे जल्दी आ जाता है? जब सामने वाला कोई झूठ बोलता है और बेईमानी की कोशिश करता है, सामने वाला हमें नुकसान दे रहा, दो सच बोल के दो ना। सर इस बात में मैं एक कहना चाहूंगी बात कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उनके गुण हमें आ जाते हैं, तो भोलेनाथ हैं, उन्हें प्यार से मनाओ, वो तो बेलपत्र से जल से ही। हाँ, भोलेनाथ जैसी ही बिल्कुल। छोटी सी बात और बताऊंगा, मर्जी हो तो उसमें लिखना। अभी हमने मेंबरशिप खोली है अपने क्लब में, मैं अलेक्जेंडर क्लब का उपाध्यक्ष इसी साल बने हैं। जी। तो हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मेंबरशिप खोली। तो हमने कहा जो हमारे पे टेम्परेरी मेंबर है हम इनके 5,90,000 रुपये लेंगे। 90,000 टैक्स के हैं और 5 लाख फीस है। तो टेम्परेरी मेंबर को परमानेंट मेंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोई नया मेंबर बनेगा तो 11 लाख रुपए लेंगे। तो हमारे 11 लाख के फार्म बिके कहीं, तो उसमें हमने इंटरव्यू रखे। इंटरव्यू थे तो उस दिन एक मैडम आई, उन्होंने 11 लाख वाला फार्म खरीदा, मतलब 11 लाख वाली मेंबरशिप खरीदी उन्होंने। हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उनके हस्बैंड नहीं थे, वो अपना परिवार चला रही हैं शिक्षा से, जैसे जैसे उनकी बिटिया भी साथ आई थी। तो हमारा मन ये हुआ कि इनसे हमें 11 लाख नहीं लेने चाहिए। एक वीडियो है ये, वो दे रही है अपनी मर्जी से, वो नहीं हमसे कुछ कह रही। तो हमने उनका कन्वर्ट 5 लाख में ही करा कि आप पहले टेम्परेरी मेंबर बनो। हमने फिर उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया और 5 लाख रुपए। तो मतलब मन में एक ये बात आई कि नहीं, ये लेडी हैं, ये अपना टाइम यहाँ वो करने के लिए कि मेरा टाइम भी कट जाएगा और मैं आऊँगी जाऊँगी। एक सेफ है, क्लब वाला सेफ होता है, क्लब में कोई बदतमीजी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो मन ये रहा कि इनके पैसे हेल्पिंग नेचर रही ना, ये हुआ है तो होना भी चाहिए। देखो सर आपकी वाइफ की हाथ की आपकी पसंदीदा डिश? जो जो मुझे पसंद है ये सब वो बनाती हैं, और सबसे अच्छा पसंद तो मुझे यह है कि मेरे साथ बैठ के खाना खाती हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है। हमें पता तो चल ही चुका है घर का असली बॉस कौन है, पर फिर भी आप बता दीजिए एक बार। घर का असली बॉस कौन है? असली बॉस मैं। यही रहेंगे हमेशा। सर जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? जब मैं घर पे बच्चों के साथ, पूजा के समय पूजा। मैम पूजा कर रहे हैं। वो ये इसलिए कह रही है कि मैं जाप है, खाली समय भी है तो मैं अपना टाइम है मैं अपने जाप करता रहता हूँ, जिससे मेरा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वैसे सर मुझे लगता है आपका रिटायरमेंट का कोई प्लान तो है नहीं। नहीं, रिटायर होने का मन ही नहीं है। रिटायर होने का मन नहीं है, पर मेरा मन अब ये है, मैं बच्चों से कह रहा हूँ और 1-2 साल मेरी सेवा ले लो, और उसके बाद मुझे कहीं पहाड़ों पर कहीं बढ़िया जगह रहने की, जो मैं ज्यादा टाइम वहां रहूं, गए 4 महीने रहे फिर तुम्हारे पास आ गए, चलो महीने भर को, तो ऐसा कुछ मन है। देहरादून, जैसे देहरादून सब में ज्यादा पसंद है मुझे, मसूरी, देहरादून, ये ऋषिकेश की साइड, इन सब पहाड़ों पर कहीं निवास बनाओ, एक छोटा सा फार्म हाउस, जिसकी मुझे तलाश भी है, मैं देख भी रहा हूँ। गोइंग बिगर और गोइंग बेटर। गोइंग बेटर। आप कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? तो मंदिर से, धार्मिक स्थलों से सब जगह मेरा जुड़ाव है, काफ़ी जगह मैं संस्थाओं में भी हूँ, और जितने ये स्कूल हैं, DN कॉलेज है, इस्माइल कॉलेज है, मेरठ कॉलेज है, शिशु मंदिर स्कूल, शिशु मंदिर है, तो इन सब में मैं जुड़ा हुआ हूँ, सदस्य भी हूँ, कार्यकारिणियों में भी हूँ। सिद्धबली मंदिर है कोटद्वार में, वहाँ की भी कार्यकारिणी में मैं हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से सबसे जुड़े हुए, शिक्षा से भी और धार्मिक से भी, दोनों में रुचि है, दोनों में ही जुड़े हुए हैं। आपने कई बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं एजुकेशन के लिए। जो ये RSS के स्कूल होते हैं, शिशु मंदिर, इनमें ये बाहर से बच्चे लाके पढ़ाते हैं, तो उसमें ये किसी को 2 बच्चे, जिसकी जितनी इच्छा हो, किसी को 1, किसी को 3 बच्चे अडॉप्ट कर देते हैं। उनकी साल की फीस ये लेते हैं, जो हम देते रहते हैं। और वैसे भी कोई आ जाता है कि स्कूल में ही जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें ये पता पड़ा ये बच्चा गरीब है, फीस नहीं दे सकता, तो ठीक है इसकी फीस आप हमसे
जमा करा लो, इसे पढ़ाओ। अच्छा, ये आदत इनके बच्चों में भी है। जैसे मेरे बेटे में है, मतलब जो हमारे स्टाफ है तो उनका क्या होता है ना कि अब ये नया सेशन शुरू होता है तो बुक्स दिलानी, उनकी फीस जमा करनी, तो ये बच्चों में भी है। कभी परेशान करता है कि सर वो 4 लोग क्या कहेंगे? होता है जिंदगी में कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा कर रहे हैं तब भी, बुरा करने वाले को बुराई मिलती है, अच्छा करने वाले को अच्छा, कुछ तो कहेंगे अच्छा काम कर रहा है, कुछ कहेंगे कि अरे तो दिखाता ज्यादा है, ये भी होता है। तो वो भी डर सताता है, तो वो डर से ये लगता है करें नहीं करें, ऐसा भी होता है। लेकिन उन सब चीजों से, सोच से बाहर निकल के जो करना है अपने हिसाब से, जो दिमाग में आए, मन करे, उसे करना चाहिए। सर जैसे कि हमें पता चला कि मैम जैन समाज, मैम जैन है, पिंकी जैन मैम, तो सर आप जैन समाज में पूजा पाठ सब जानते हैं, आपने सब सीख लिया है, आप तीर्थ स्थलों पर जाकर भी अपना समय व्यतीत करते हैं सर। ऐसा था, कुछ मन में इच्छा थी जब इनसे हमें प्यार हुआ था, और फिर जैन समाज की ये आई कि जी कुछ ऐसा होता था उस समय कि हमारे घर से लड़की दूसरे समाज में चली गई, जैन मानते थे कि तो एक मंदिर हमारा ढह गया, और अगर हमने दूसरे समाज की लड़की अपने यहाँ लिया है तो हमारा एक मंदिर और बन गया। ऐसी सोच थी। अब वो सोच बदल गई वैसे, अब तो वे देखते हैं लड़का अच्छा हो, घर अच्छा हो, सब अच्छा है, तो कैसे भी अब तो सब समझौता करने लगे, कोई बात नहीं है। तो उस समय मेरे मन में ये आई कि मैं इनके सारे तीरथ इन्हें कराऊंगा। मेरे मन में जब ये आ गई थी शादी से पहले ही, पूजा पाठ भी पूरी की करो, अपनी पूजा पाठ कि मैं इन्हें सारे तीरथ, अब इनके जो भी बारात आते हैं, भादों का महीना आएगा तो ये पूरा करेंगी, विधि विधान से करेंगे, मैं भी साथ देता हूँ। जैसे हमारा सावन चल रहा है, हमारे 1 महीने के व्रत हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, पूरी सुबह शाम की पूजा पाठ, अभिषेक भगवान के सब, रुद्राभिषेक डेली करते हैं। सुबह पंडित जी आते हैं, 2-3 घंटे लगते हैं, डेली करते हैं। तो मैं इनकी भी पूजा पाठ, भादो आ गया तो, क्योंकि भगवान सब एक है, वो मानने वाला अलग अलग तरीका है सबका, तो इसलिए किसी में कोई कमी करनी नहीं चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर, आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमें। आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, और हो सके तो सोशल मीडिया से अपना ज्ञान मत लो, अपने परिवार जनों के साथ बैठो और उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। बहुत जल्दी आएंगे फिर से एक नए गेस्ट के साथ, जो आपको शायद और भी कुछ अच्छा सिखाएंगे नई फील्ड में। थैंक यू।